हेलो एवरीवन। तो यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम यानी कि 18 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ। और फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत जो कुल 30 प्रश्न पूछे गए जीएस के, देखो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो दिसंबर के महीने में एलटी ग्रेड की जो भी परीक्षाएं हुई थी उसमें जीएस थोड़ा सा हल्का पूछा गया था। मतलब ठीक ठाक जीएस था, बहुत हल्का भी नहीं था, मॉडरेट टू इजी लेवल आप कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो परीक्षाएं हो रही हैं 17 और 18 जनवरी को, तो 17 जनवरी का पेपर भी ठीक ठाक आया था जीएस, लेकिन 18 जनवरी को जो पहली शिफ्ट का जीएस आया वो तो बहुत टफ था। हालांकि सेकंड शिफ्ट में जीएस थोड़ा सा आसान है, पहले शिफ्ट की अपेक्षा ये जीएस थोड़ा सा आसान है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप 30 में 30 कर ले जाएंगे। आप बहुत मतलब ज़्यादा परिश्रम किए होंगे तब भी 20 के ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है, 20 से 25 करना भी मुश्किल है। तो जो लोग लगभग 20 प्रश्न सही किए हैं ना, वो बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। 15 से 20 का जिनका स्कोर है वो मान के चलें कि उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है जीएस के अंतर्गत। बाकी तो तुक्का ही लगा होगा। तो देखते हैं कि जो प्रश्न पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में जीएस के अंतर्गत, तो उनका आंसर क्या है। देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, जो आपका त्रिभुज होता है ये आपका त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हो गई यानी कि मध्य बिंदु जो होंगे एक दूसरे को जो काटते हैं, तो इनका जो ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा ना, अब मैं टेढ़ा कर दिया हूँ क्योंकि यहीं से लाइन जानी चाहिए थी, तो ये जो बिंदु है इसे कहते हैं केंद्रक। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर था तंत्रिका कोशिका, यानी कि विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो मोरिस जांस सौदेबाजी संघवाद ये आपका सुमेलित था। केसी वेयर अर्ध संघवाद ये भी सुमेलित है। केसी राव ये भी आपका करेक्ट था। तो डायसी वाला जो ऑप्शन था ना ये आपका सुमेलित नहीं था, तो डायसी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है। पूछा गया था कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो भी ऑप्शन थे उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाला जो ऑप्शन था ये करेक्ट है। ठीक है। अगला था कि कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है सूक्ष्म के बारे में। ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मैग्नीशियम लगा के आए हैं, जो कि गलत हो जाएगा। सही आंसर इसमें होगा मैग्नीज, विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। जो मैग्नीज वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरोप की द्वितीय सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों ये है आपका आइसलैंड, यानी कि विकल्प बी वाला जो ऑप्शन था ये करेक्ट था, जिसमें आइसलैंड लिखा गया था। कठोर लकड़ी की कटिंग किस फसल में की जाती है। तो ये दोस्तों होती है अनार के अंतर्गत, तो जो अनार वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। पूछा गया था कि कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है। देखो दोस्तों, रेबीज भी वायरस से होता है, मम्स से होता है, हेपेटाइटिस भी। डिप्थीरिया जो है इसका कारण क्या होता है, वायरस नहीं होता बल्कि क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है ना। महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से कौन सा भारतीय जन आंदोलन शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आया था, और जो भी विकल्प थे उसमें असहयोग आंदोलन वाला जो ऑप्शन था ये आपका सही था। एक ऐतिहासिक मामले में संसद की संशोधन प्रक्रिया की शक्तियों के संदर्भ में हमारे संविधान के इन अनुच्छेदों को स्वर्णिम त्रिकोण कहा गया है। तो हमारा जो संविधान है, तो इसमें जो अनुच्छेद 14 है, समानता का अधिकार, ये है आपका वाक अभिव्यक्ति, और ये है आपका जीवन का अधिकार। तो इनको स्वर्णिम त्रिकोण बनाते हैं ये। अनुच्छेद 15 इसमें शामिल नहीं है। तो जो आपका उत्तर होगा ना, तो जिसमें अनुच्छेद 15 लिखा गया था उसको आप टिक करते। ठीक है ना। मानव विकास की अवधारणा के ये किस विद्वान की देन है। तो दोस्तों जो मानव विकास की अवधारणा है ये डॉक्टर महबूब उल हक की देन है, और ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। ठीक है। तो डॉक्टर महबूब उल हक। विधि प्रदर्शन का सिद्धांत आधारित होता है, तो जिसमें करके सीखने वाला जो विकल्प था ये आपका करेक्ट था। ठीक है। रेनडियर की गांठ उपस्थित होती है, तो इसमें जो ऑप्शन था आपका तंत्रिका कोशिकाओं वाला ये आपका इसमें करेक्ट था। ठीक है। रायगढ़ के किले के निर्माण के पहले शिवाजी ने बीजापुर के एक किले को विजित किया था, उसका नाम क्या था। तो ये तोरण दुर्ग था। ठीक है। तोरण वाला जो ऑप्शन था ये सही था आपका। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों ये कृष्णा नदी पर स्थित है।
कृष्णा नदी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपरांत में घोषित अभिमानक नाम क्या है? तो इसमें संविधान जागरूकता अभियान वाला जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट था। 100 पेंसिल बेचकर एक दुकानदार की 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया? तो 25%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित रिपोर्टों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टॉकहोम सम्मेलन है उसके बाद ब्रंटलैंड रिपोर्ट आती है, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, फिर तो इस प्रकार देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 वाला जो ऑप्शन था इसमें वो सही था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य ये आया था 2015 में। तो 1, 2, 3, 4 वाला जो ऑप्शन था ये आपका सही है। झूम खेती और देश दिया गया था। झूम आप समझ रहे हैं ना कि पेड़ों को काट कर, जंगलों को जलाकर खेती करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद उसे बदल देते हैं, तो प्रकृति का बहुत ही क्षरण होता है इसमें। तो रोका ब्राज़ील ये आपका करेक्ट है। रे झूम खेती वियतनाम में होती है, ये भी सही है। मिल्पा मैक्सिको, ये भी सही है। मसोले दोस्तों ये भारत में नहीं होती है, तो यही आपका उत्तर था ऑप्शन डी। ठीक है, मसोले वाला जो विकल्प था ये आपका करेक्ट था। मसोले देखा जाए तो कांगो बेसिन अफ्रीका में होती है ये खेती, तो ये आपका भारत में नहीं होती है, ये गलत सुमेलित था। सही है। किसने अपना पूरा जीवन, तो यहाँ पर बेसिकली ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, सरलीकरण वाला ये क्वेश्चन था कि आपको 3/4 में भाग देना था, 2 सही 1/4 से। तो बस 3/4 आप कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करते हैं आप, यहाँ पर से बदल लीजिए पहले। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9/4, ये वाला ऑप्शन जो था, तो यहाँ पर 4/9 आप कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 3 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, 1/3 यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका बचता है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 वाला जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट है। हालांकि अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको इसको हल कराऊंगा अलग से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मुझे मिल नहीं पाया। ठीक है, और जो मिला वो ठीक ठाक नहीं था, तो यहाँ पर प्रश्न मुझे ठीक से दिख नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि यही ऑप्शन सही होगा, तो इसको हल करेंगे तो इसी प्रकार से हल होगा। ठीक है, पेपर मिल जाएगा तो मैं फिर दोबारा से इस पूरे पेपर को हल करवा दूंगा, ताकि जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो सैन्य अभ्यास होते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए थे कि 2025 में ये धर्म गार्जियन का 6ठा सैन्य अभ्यास किन देशों से संबंधित है? तो ये तो आप जानते ही होंगे, इसका उत्तर होगा भारत और जापान, ये आप याद रखेंगे। कुछ पौधों के द्वारा स्त्रावित होने वाला लेटेक्स से क्या बनता है? तो ये रबर बनता है। ठीक है ना, रबर बनता है आपका। 1990 के बाद भारत की आर्थिक नीति में इनमें कौन सा बदलाव हुआ था? तो जो ऑप्शन था निर्यातोन्मुखी विकास की ओर बढ़ना, ये वाला विकल्प इसमें सही था। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन स्टार्ट किया था, किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया था, ये भी सही है। और प्रत्युत्तर में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 स्टार्ट किया था, ये भी सही है। तो सुमेलित नहीं है कौन सा विकल्प? तो ये सी वाला, चीन ऑपरेशन ताई, ये मतलब कोई युद्ध अभ्यास नहीं था या कोई कार्रवाई का नाम नहीं था, ये कोई एक कला होती है कुंग-फू टाइप, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन जो था ये आपका उत्तर था। सरकारी आयोग मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, तो सरकारी आयोग की सिफारिशें जो हैं केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। 2023-24 में EMPCE में ग्रामीण शहरी अंतर घटकर कितने प्रतिशत रह गया? जो कि 2011-12 में 84% था। यहाँ पर दोस्तों विकल्प में आपका 70 भी था और 71 भी था, तो 70 वाला जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट था। ठीक है, EMPCE दैट इज मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में, तो ग्रामीण शहरी अंतर जो था वो घटकर 70% रह गया, जो 2011-12 में 84% था। और यह अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में खपत में लगातार वृद्धि को दर्शाता है। किसके सम्मान में भारतीय डाक ने पोस्टल के पिक्चर कार्ड जारी किए थे? तो आप ये देख सकते हैं, शुभांशु शुक्ला वाला ऑप्शन जो था ये करेक्ट था। और पूछा गया था कि कौन सा युग्म 12वीं अनुसूची विषय में सम्मिलित नहीं है? तो 12वीं अनुसूची में दोस्तों आपका परिवार कल्याण नहीं आता है, ये आपकी 11वीं अनुसूची में आता है। बाकी ये सब BCD इसमें शामिल है। परिवार कल्याण विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में है, जो पंचायतों के कार्य से संबंधित है। ठीक है, बाकी आप ध्यान रखना
कि 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित कुल 18 विषय शामिल किए गए हैं। अंतिम क्वेश्चन था कि आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2021 में 53.9 से बढ़कर मार्च 2024 में कितने प्रतिशत हो गया था। कितना हो गया था, प्रतिशत नहीं है, कितना हो गया था। तो इसका उत्तर था 64.2 हो गया था। ठीक है, 64.2। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा विलम्ब तो हुआ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करेंगे। और क्योंकि अभी परीक्षाएं बाकी हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी है। थैंक यू।